प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज बच्चों हम पढ़ते हैं अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण की विशेषताएं। इससे पहले अपन अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण का आधार पढ़ चुके थे। हमने देखा था कि किस तरह से एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, फिर उसका विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र, और इस तरह से इन सब का वर्णन करते हुए आज हम पढ़ेंगे अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण की विशेषताएं, जो BA पार्ट 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो अरस्तू के अनुसार पहली विशेषता है शासन के उद्देश्यों का महत्व। अरस्तू ने अपने वर्गीकरण में इस विचार को स्वीकारा है कि शासन की श्रेष्ठता उसके उद्देश्य से तय की जाती है। केवल उन संविधानों अथवा शासन प्रणालियों को ही श्रेष्ठ माना जा सकता है जो सामान्य हित में शासन कार्य करती हैं, अर्थात सामान्य हित साध्य और शासन साध्य है। अरस्तू का मानना है कि शासन के उद्देश्य का महत्व, यानी वही शासन प्रणाली श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है जो सामान्य हित में कार्य करती है। तो इसमें सामान्य हित जो होता है वह साध्य हो जाता है और शासन जो होता है वह साधन। नेक्स्ट है बच्चों, संविधानों का आर्थिक आधार। अरस्तू ने संविधानों के संचालन में आर्थिक वर्गों के महत्व को स्वीकारा है। उसके अनुसार धनिक तंत्र अथवा अल्पतंत्र का आधार संपन्न वर्ग है। इसी प्रकार संवैधानिक तंत्र का आधार मध्यम वर्ग और लोकतंत्र भीड़तंत्र का आधार निर्धन वर्ग होता है। तो इस तरह से अरस्तू ने बताया कि धनिक वर्ग का जो आधार होता है वह धनिक वर्गों के हितों की पूर्ति करता है, और संवैधानिक जो तंत्र होता है जो मध्यम वर्ग के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है बच्चों, शासन में परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। यानी शासन में परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, यानी एक शासन आता है, दूसरा चला जाता है, फिर उसकी जगह पे तीसरा आता है, फिर चौथा चला जाता है, इसी प्रकार पांचवा आता है, फिर छठा चला जाता है। तो ये एक प्रकार से साइकिल जो होती है, साइकिल का टायर जैसे चलता है, उस तरह से चक्रीय सिद्धांत चलता रहता है। इसमें अरस्तू का मत है कि कोई भी संविधान सदैव के लिए स्थायी एवं शाश्वत नहीं होता, अपितु परिस्थितियों के अनुसार संविधान बदलते रहते हैं। अरस्तू के अनुसार संविधानों में यह परिवर्तन एक निश्चित चक्रीय क्रम में होता है। उसके अनुसार सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना होती है, किंतु कुछ समय बाद यह विकृत हो जाता है, अर्थात राजतंत्र से विकृत हो जाता है और निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र के अत्याचार से दुखी राज्य के संपन्न व प्रतिभाशाली लोग क्रांति द्वारा निरंकुश राजतंत्र का अंत करके सामान्य हित में कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं, किंतु कालांतर में कुलीन तंत्र भी विकृत हो जाता है और तब धनिक तंत्र अर्थात अल्पतंत्र की स्थापना होती है। इसके कुशासन से पीड़ित अधिकांश मध्यम वर्गीय नागरिक धनिक तंत्र का अंत करके संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। कालांतर में संवैधानिक तंत्र भी भ्रष्ट हो जाता है और अपने विकृत रूप लोकतंत्र अर्थात भीड़तंत्र में बदल जाता है। इसके कुशासन का अंत किसी ऐसे वीर पुरुष द्वारा किया जाता है जो अनेकानेक गुणों से संपन्न होता है और सामान्य नागरिक उसे शासक मानते हैं, नायक मानते हैं। इससे यह न्यायक पुनः राजतंत्र की स्थापना करता है। और अरस्तू के अनुसार संविधानों अर्थात शासन प्रणालियों में परिवर्तन का यह चक्रीय क्रम निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि किस तरह से राजतंत्र के बाद उसका विकृत रूप कुलीन तंत्र के बाद उसका विकृत रूप जो होता है
कुलीन तंत्र, फिर उसका विकृत रूप, और फिर उसके संवैधानिक तंत्र, और उसका विकृत रूप लोकतंत्र। और लोकतंत्र के भी बाद में धीरे धीरे दोष उत्पन्न शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद एक प्रतिभाशाली शासक आता है, वह पुनः राजतंत्र की स्थापना करता है, और इस तरह से शासन चक्र ये चलता रहता है। संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना। तो इस तरह से तीन चार विशेषताएं बताने के बाद अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना उल्लेख किया है। राज्य, संविधान तथा शासन में अंतर नहीं। अरस्तु ने राज्य व संविधान में कोई अंतर नहीं किया है, और अपने संविधानों के वर्गीकरण को ही राज्यों का वर्गीकरण बताया है। वस्तुतः यह न संविधानों का वर्गीकरण है और न राज्यों का, यह तो वास्तव में शासनों का वर्गीकरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तु संविधान, राज्य तथा शासन इन तीनों में ही अंतर करने में असमर्थ रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इन तीनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो बच्चों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि शासन, राज्य और संविधान इन तीनों में वर्तमान समय में हम देखते हैं, तो उस समय भी ये अंतर तो पाया जाता ही था, लेकिन अरस्तु जैसा विद्वान इस अंतर को समझ नहीं पाया, और उसने शासनों का वर्गीकरण करके उसको संविधानों और राज्यों का वर्गीकरण भी मान लेता है, जो इसकी शासन प्रणाली में एक दोष है। विवरण में अस्पष्टता। दूसरा है विवरण में अस्पष्टता। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में संख्या, गुण, आर्थिक वर्ग आदि का उल्लेख किया है, किंतु उसने विभिन्न संविधानों में इसमें से विभिन्न तत्वों को महत्व दिया है, और उसके विवरण में एक सुनिश्चितता दिखाई नहीं पड़ती, और समस्त विवरण अस्पष्ट ही जान पड़ता है। तो इस विवरण में अस्पष्टता है, वह यह नहीं बता पाता कि कौन किस तरह से क्या है। नेक्स्ट है बच्चों, संविधानों के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अवैज्ञानिक या अनैतिहासिक। अरस्तु ने संविधानों में परिवर्तन का स्थिर नियम दिया है, जिसे वह चक्रीय सिद्धांत के रूप में प्रकट करता है। आलोचकों का मत है कि इतिहास उसके इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। व्यवहार में यह आवश्यक नहीं है कि राजतंत्र निरंकुश तंत्र में परिवर्तन हो जाएगा, और निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में, तथा कुलीन तंत्र अल्पतंत्र में, और अल्पतंत्र संवैधानिक तंत्र में, तथा संवैधानिक तंत्र प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र पुनः राजतंत्र में। अतः संविधानों के परिवर्तन का यह चक्रीय सिद्धांत इतिहास की दृष्टि से सही नहीं है। यानी अरस्तु ने जो चक्रीय सिद्धांत दिया है, वह चक्रीय सिद्धांत इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाई देता, और ये सिद्धांत एक प्रकार से दोषपूर्ण है। नेक्स्ट है मौलिकता का अभाव। आलोचकों का मत है कि अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण का हेरोडोटस, सुकरात तथा प्लेटो के विचारों का पर्याप्त अभाव है। अतः उसके वर्गीकरण को मौलिक रचना नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः प्लेटो ने अपने अन्य स्टेट्समैन में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, अरस्तु ने प्राय उसका ही अनुसरण किया है। तो इस तरह से यह है, यानी प्लेटो ने जो अपने स्टेट्समैन में जो वर्गीकरण का आधार बताया था, उसी वर्गीकरण को अरस्तु ने अपनाया है। अरस्तु ने इस प्रकार से कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। प्रजातंत्र की निंदा अनुचित है। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को भीड़तंत्र माना है, और उसने वर्गीकरण में इसे एक निकृष्ट व विकृत शासन प्रणाली बताया है, किंतु आधुनिक युग में प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। अतः आलोचकों ने अरस्तु द्वारा प्रजातंत्र की आलोचना को अनुचित माना है। देखिए बच्चों, आज प्रजातंत्र का युग है। चारों तरफ विश्व के जो भी देश हैं, वह प्रजातंत्र होने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। लेकिन अरस्तु ने जो प्रजातंत्र की निंदा की है, उसको घोर उपेक्षा की है, और उसमें शासन प्रणाली में सबसे नीचे कैटेगरी दी गई है, जो प्रजातंत्र के लिए अनुचित है। वर्तमान युग में अनुपयुक्त सीले के अनुसार अरस्तु का वर्गीकरण
यूनान के नगर राज्यों का ही वर्गीकरण है। वस्तुतः आधुनिक युग में इस वर्गीकरण के उपयोगी नहीं माना जा सकता। आधुनिक युग में राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र जैसी शासन प्रणालियाँ मौजूद नहीं हैं। इसके विपरीत आधुनिक युग में अनेक ऐसी शासन प्रणालियाँ हैं जिन्हें अरस्तू के वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया जा सकता, जैसे संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन। तो इस तरह के वर्तमान युग की ये हैं कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का बोलबाला है। अरस्तू ने यूनानी राज्यों के संदर्भ में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जो अनुचित है और उस समय भले ही ये सही प्रतीत दिखाई पड़ता हो, लेकिन वर्तमान युग में भी यह बिल्कुल सही ही नहीं है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन, यानी अरस्तू ने जो विवरण प्रस्तुत किया है वह सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन देखते हैं। यद्यपि आधुनिक युग की दृष्टि से अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण अविश्वसनीय सार्थक है, किंतु राजनीति विज्ञान के इतिहास में इसका विशेष स्थान रहा है। वस्तुतः मध्य युग तथा उसके वर्गीकरण को आदर्श वर्गीकरण के रूप में स्वीकारा जाता था और कहना उचित होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने आधुनिक वर्गीकरणों के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का कार्य किया है। गिलक्राइस्ट के अनुसार आधुनिक शासनों के प्रकारों के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, किंतु आधुनिक काल तक जितने भी वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं उनके लिए ऐतिहासिक आधार बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है ये वर्तमान युग के लिए भले ही उपयुक्त नहीं हो, लेकिन उस काल के लिए यह बहुत ही उपयुक्त वर्गीकरण था। इसी के आधार पर चलते हुए वर्तमान में ऐसी शासन प्रणालियों का विकास हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक की दृष्टि से अरस्तू के वर्गीकरण के बारे में अनेक कमियां हैं, किंतु इस वर्गीकरण में कुछ ऐसे आधारभूत तत्वों की ओर संकेत किया गया है जो शाश्वत महत्व के। अरस्तू ने इस तथ्य पर बल दिया है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो सामान्य हित की वृद्धि करता हो। उसने अपने वर्गीकरण द्वारा विभिन्न शासन प्रणालियों तथा आर्थिक वर्गों के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है तथा बताया है कि मध्यम वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में अतिवाद का विरोधी करता है और राजनीतिक स्थायित्व का समर्थन करता है। उसका यह भी मत है कि सभी नागरिक न्याय की स्थापना चाहते हैं, किंतु उसकी न्याय संबंधी धारणाएं अब उसके वर्गीय हितों में निहित होती हैं। उसका यह विचार भी शाश्वत महत्व का है कि किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में ही कोई शासन प्रणाली श्रेष्ठ होती है और अन्य स्थितियां बदल जाती हैं तो वह शासन प्रणाली अनुपयोगी हो जाती है और इन सब का स्थान कोई अन्य शासन प्रणाली ले लेती है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि अरस्तू का जो वर्गीकरण था, शासनों, संविधानों या राज्यों का जो वर्गीकरण था, उसमें बहुत सी मौलिक बातें सही भी हैं कि उसने ये बताया कि कुल मिला के सब सारा सही है कि सबसे अच्छा शासक वही शासक होता है या वही शासन प्रणाली होती है जो सार्वजनिक हित की में वृद्धि करे। तो इस तरह बच्चों आज शासन, संविधानों, राज्यों का अरस्तू द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का यही अपन अंत करते हैं। नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे उसका अगला हम उसको पहले बता देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।